कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी देन एज अ फार्स। इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और दूसरा एक फूहड़ नाटक के रूप में। यमन ने अमेरिकन वॉरशिप पे सीधे हमला। अब आप ये बताइए कि अगर हमास महिलाओं को रेप कर रहा है तो फिर महिलाएं इतनी खुश क्यों हैं? और इजराइल पहुंच के भी इतनी खुश क्यों? उन्होंने क्यों नहीं इजराइल पहुंच के कहा कि हम तो ऐसे ही, हमको जबरदस्ती कहा गया था कि हाथ हिलाओ। अब एक्ट्रेस ऑफ रेजिस्टेंस नाम की एक नई विश्व स्तर पे एक नई ताकत पैदा हुई है जिसका नाम है एक्ट्रेस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें अभी यमन है, हमास है, फिलिस्तीन है, लेबनान है और उसके साथ साथ इराक है, सीरिया है, ईरान है और उसके पीछे उनको मदद करने वाले नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। आज इक्वेशन से हट गया तो फिलिस्तीनियों को चाहे अगर मान लिया जाए कि गाजा से इजराइल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा या नहीं, उसको अमेरिका नहीं करने देगा, फिर भी जो नेचुरल रिसोर्सेज गाजा की है उसमें सारा लूट पूरी सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका कर जाएंगे और फिलिस्तीन के लोगों को, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गद्दार जो महमूद अब्बास की, उसको 10% कमीशन मिलेगा। आज हमास है तो हमास 90% फिलिस्तीनियों को देगा, 10% उन लोगों को देगा। वो एक राष्ट्रवादी ताकत है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बोलता हिंदुस्तान पे। मैं अमरीश मिश्रा आपको गाजा के ताजा हालात और उससे जुड़े जो क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आज जो बड़ी खबरें दिखी दो हैं। एक तो हूतीज ने अमेरिका के युद्धपोत पे हमला किया और उसके अभी तक डिटेल सामने नहीं आ पाए। और ये हमला जो है, अब ये सोचिए कि जब 27 दिसंबर को अमेरिका ने 10 हूतियों को शहीद किया था, जब उनकी नेवल बोट्स आ रही थी और वो एक जहाज की तरफ बढ़ रहे थे। और तो उस समय अमेरिकन जो 3 वॉरशिप्स हैं वहां पर, आइजनहावर, गैबन और एक और, तो वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उसमें जो है उसमें अमेरिका ने बमबारी की थी और ये हुआ था कि अब इसके बाद यमन डर जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज यमन ने एक नेवल अटैक किया, वो भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि उसमें कई वॉरशिप्स इस्तेमाल हुई और उसने अमेरिकन युद्धपोत को घेरा। अब आप देखिए क्या है कि जैसे जो जमीन की लड़ाई होती है जिसमें ये चीज पहले मतलब अब जैसे एक अमेरिकन सोल्जर और एक यमन का सोल्जर खड़ा है, तो अमेरिकन सोल्जर के माथे पे नहीं लिखा है कि वो अमेरिका का है और वो सुपर पावर है और वो गोरा है, लंबा चौड़ा है और बड़ा खाया पिया और ऐसे देश से आता है जिसकी पर कैपिटा इनकम यमन से 7-8 गुना ज्यादा है। यमन के भी जो लड़ाका खड़ा है उसके माथे पे नहीं लिखा है कि वो ऐसे देश से आता है जो सबसे गरीब अरब देश है। लड़ाई होती है और आमने सामने की लड़ाई में कोई किसी को भी हरा सकता है। तो वैसे ही जो समुद्र की लड़ाई होती है उसमें भी देखिए लोग कहते हैं कि मतलब अमेरिका को कौन चैलेंज करेगा, और वो भी यमन जैसा छोटा देश अमेरिका को चैलेंज, और अमेरिकन नेवी को, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड के बाद एक समय था जब इंग्लैंड का रुतबा था पूरे दुनिया के समुद्रों पे। मतलब इंग्लैंड वाज द कैप्टन ऑफ एंड द लीडर ऑफ द सीज ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज द ग्रेटेस्ट नेवल पावर एवर। नेपोलियन तक हार गया था इंग्लैंड से। लैंड में नेपोलियन जीत रहा था, जमीन की जंगे नेपोलियन जीत रहा था, लेकिन बैटल ऑफ ट्रफाल्गर फेमस है जिसमें नेपोलियन हार गया था। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश नेवी का जो हुआ था भाई, हिटलर भी देखिए ब्रिटेन को हरा नहीं पाया, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इंग्लिश चैनल से फ्रांस के माध्यम से इंग्लैंड पे वो कोई इस तरह की चढ़ाई कर सके समुद्र के माध्यम से, जबकि वो सबसे आसान तरीका था, लेकिन नहीं कर पाया। तो अब अमेरिका भी इसी श्रेणी में लोग मानते हैं कि वो इट इज द ग्रेटेस्ट नेवल पावर। उसके पास जो युद्धपोतों का पूरा बहुत बड़ा एक जाल है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप तो जानते हैं कि मतलब चाइना में, साउथ चाइना सी में वो चाइना को धमकाता है, वो
इंडियन ओशन में जब इंडिया पाकिस्तान की 1971 में लड़ाई हुई थी, तो 7वां बेड़ा यूएस का आ गया था इंडिया को डराने, क्योंकि यूएस पाकिस्तान के साथ था। और इंदिरा गांधी की वो फेमस स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा था कि 7वां बेड़ा चाहे आ जाए और पूरा का पूरा जो भारतीय महासागर है खून से लाल हो जाए, फिर भी हम नहीं झुकेंगे। तो अमेरिका वो ताकत है उस तरह का। अच्छा, लेकिन अब देखिए आप से कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, और जो सुपर पावर है वो पूरी तरह से ढलान पे कैसे जा रही है। और ये ऐसी ढलान है जिसमें कहीं से भी वो वो मतलब वो नीचे ही जा रही है, क्योंकि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि चाइना और इंडिया बड़ी इकोनॉमीज हैं, लेकिन 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी होने जा रही है। इसका ये मतलब होगा कि जो मिडिल ईस्ट है, जो कि एकदम फ्रंट लाइन है, मतलब मिडिल ईस्ट के बाद यूरोप शुरू हो जाता है, एशिया खत्म हो जाता है। तो एक मिडिल ईस्ट जो है, वो जो एशिया के अंदर इजराइल, जो कि यूरोप का लट है, यूरोप और अमेरिका का लट है, मतलब वेस्ट का लट है, उसको वो मारेगा। और इस चीज से शुरुआत होगी, आगाज होगा इस सुनहरे युग का, 21वीं सदी में, कि जो एशिया की 21वीं सदी होगी। तो मैं जो आपको बता रहा था कि हूतीज ने अटैक किया और उसमें बहुत अमेरिका को नुकसान हुआ है। सारी डिटेल्स अभी तक नहीं आए, इस पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक सारे डिटेल्स नहीं आए। लेकिन उसमें ये बात क्लियर हो गई है, यमन ने अटैक क्लेम कर लिया। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यमन ने ये भी कहा है, यूएई जो अरब देश है और जो सऊदी अरेबिया के साथ यमन विरोधी कोलिशन में है, अमेरिकन लेड यमन एंटी यमन कोलिशन, जिसने 2015 में यमन पे हमला किया, हवाई बमबारी की, बहुत सारे उसमें निर्दोष नागरिक मारे गए, फिर भी सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका मिलके यमन के हुतीस को सत्ता से बाहर नहीं कर पाए। आज अधिकतर यमन पे हुतीस का कब्जा है। तो यूएई पे यमन ने बहुत ही संगीन आरोप लगाया है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का, कि उसने ये कहा है कि जो, क्योंकि यमन ने केवल इजरायली जहाजों को टारगेट करने की बात की कि जो इजराइल से किसी न किसी रूप में जुड़े, लेकिन यमन ने यह भी कहा है कि यूएई और अमेरिका के माध्यम से, दिमाग अमेरिका का है ये, इजराइल और अमेरिका एक ही है, तो अमेरिका और इजराइल ये प्लानिंग यूएई के थ्रू बना रहे हैं कि जो इजराइल की तरफ शिप्स नहीं भी जा रही या इजराइल से उनका उस तरह का व्यापारिक संबंध नहीं है, उन पे हमला करो और यमन पे उसका दोष थोप दो। इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कि आपने किया कुछ, उसका मकसद कुछ और था। आपने किया मतलब आप हूती बन के ऐसी शिप्स पे अटैक करेंगे ताकि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। लेकिन यमन इस खेल को समझ गया है, उसने अभी से इस बात को खुल के बोल दिया है कि इस तरह का इंटेंशन यूएई का है। अब कोई ऐसी घटनाएं होती, देखिए कि बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी, कुछ भारतीय जहाजों पे भी बात आई थी कि हमले हुए हैं, जबकि बाद में वो जहाज भारतीय निकले ही नहीं। वो उसका नाम एक का एमवी साई बाबा था और एक तो क्लेम प्लूटो था, जिसमें कुछ भारतीय लोग काम करते थे, लेकिन वो भारत के जहाज नहीं थे, मतलब कि कोई भारत की मर्चेंट वेसल हो या भारत की कोई नेवल वेसल हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसी तो ये जो देखिए कोशिश हो रही है, और ये बहुत मतलब अमेरिका, क्योंकि साम दाम दंड भेद करके अपना काम निकालना जानता है, लेकिन अमेरिका भूल गया है कि ये 2004 नहीं है, ये 2024 है, 20 साल हो गए हैं। ये 2004 में इराक में ये लोग घुसे थे झूठ बोल के दुनिया से कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कि डब्ल्यूएमडीज है, और सद्दाम हुसैन को वहां से, इनका असली मकसद था सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना और इराक को लूटना। असली जो था, इराक को लूटना, अमेरिका और इसराइल। और नौ उसी समय 9/11 हुआ था, तो 9/11 का फायदा उठा के इराक को लूट लो, ये उनका प्लान था, और पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल पे कब्जा कर। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इराक में रेजिस्टेंस शुरू हो गया, और उस रेजिस्टेंस ने ये रूप ले लिया कि अमेरिका को मुश्किल हो गई इराक में ठहरना, और अमेरिका ने को फिर आईसिस पैदा करनी पड़ी, एक आतंकवादी ताकत पैदा, क्योंकि अमेरिका अब इस रास्ते चल निकला था कि भाई अब लंबे समय तक, 100 साल तक
मुस्लिम और अरब और ये सब लोग जो हैं आतंकवादी के रूप में दिखने चाहिए उनकी अंदरूनी राजनीति के लिए और विदेश जो जो उनकी विदेश नीति है उसके हिसाब उसके लिए ज़रूरी था ये, कि ये लोग सब लोग आतंकवादी दिखें और सालों तक। लेकिन वैसा हुआ नहीं क्योंकि इराक में रेजिस्टेंस हुआ, उसके बाद अमेरिका ने कहा आईसिस पैदा करो, आईसिस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया, लेकिन बाद में साबित हो गया कि आईसिस जो है वो अमेरिका का ही पैदा किया हुआ, इजराइल का ही पैदा किया हुआ संगठन है। और उसके साथ ही साथ ये भी साफ हो गई बात कि ईरान ने आईसिस को हराया, अमेरिका ने नहीं हराया। अमेरिका तो बल्कि नाटक कर रहा था कि वो एक आईसिस एंटी आईसिस कोलिशन में है और ईरान की जो मिलिशिया या इराक की मिलिशिया, ईरान बैक्ड इराक की मिलिशिया जो जमीन पे लड़ रही थी आईसिस के खिलाफ, उनको वो एयर सपोर्ट दे रहा। तो ये चीज जो है अमेरिका की ये हालत हो गई थी कि वो ईरान के सामने एक तरह से उसको झुकना पड़ा। 2015 में जैसे मैंने कहा यमन के खिलाफ युद्ध हुआ, इसमें फिर अमेरिका नहीं जीत पाया, उसके एलाइज नहीं जीत पाए। तो इन सब चीजों से जो धीरे-धीरे मैसेज गया और फाइनली जो तालिबान से ये लोग भागे हैं, हार के। तालिबान पे 20 साल इन्होंने 2001 से लेके 2021 तक कब्जा किए रहा। अभी मतलब इनका कब्जा रहा, इनके सैनिक रहे, वहां पर लड़ाई हुई 20 साल और उसके बाद अमेरिका उसमें हार गया। जैसे वियतनाम में वो हारा था। वियतनाम में जब हारा था वो 1975 में, तो उसके पास वो इतना कमजोर नहीं था। उसके पास फिर भी बहुत सारी ताकत थी और उसने एक एक तरह से फिर उसने पूरा जोर लगाया कि वियतनाम से हारने के बाद कि चाइना को एंगेज करो, क्योंकि चाइना और रशिया ने वियतनाम को सपोर्ट किया था। तो चाइना को एंगेज करो इकोनॉमिकली, आर्थिक क्षेत्र में और रशिया को अंदर से जो उस समय सोवियत यूनियन था तोड़ दो। तो रशिया को तो तोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उससे उनका मकसद हल नहीं हुआ और जिन ताकतों के माध्यम से उन्होंने रशिया को तोड़ा था, वो खुद उनके खिलाफ हो गई। और फिर अमेरिका ने एक जो 9/11 किया, 9/11 अब खुद अमेरिका में लोग इस बात को खुल के कह रहे हैं, इस पे कई फ़िल्म्स बन चुकी हैं कि खुद अमेरिका ने वो करवाया था। और इसीलिए करवाया था कि एक बहाना उसको चाहिए था, एक दुश्मन उसको चाहिए था कि पूरी दुनिया में वो फिर से अपना एक साम्राज्यवादी क्रूर चेहरा और पूरा जो एक लुटेरे लूटने का जो एक उसका इरादा है, वो पूरी दुनिया पे लागू हो सके, दुनिया मान ले कि भाई अमेरिका में तो देखिए इतने लोग मार दिए गए और अमेरिकन अगर कर रहे हैं तो क्या खराबी कर रहे हैं। और आप देखिए वही स्थिति अब इज़राइल ने सोची थी कि 9/11 के बाद जो अमेरिका को सिम्पैथी मिली थी, वो 7 अक्टूबर के बाद इज़राइल को सिम्पैथी मिल जाए। लेकिन ये नेतन्याहू नहीं जानते कि कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज़ अ ट्रेजेडी देन एज़ अ फार्स। इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और दूसरा एक फूहड़ नाटक के रूप में। तो अगर 9/11 एक ट्रेजेडी थी और उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं 9/11, लेकिन सवाल ये है कि 9/11 को में जो पूरा हुआ है वो किसने कराया, ये अभी अभी सामने नहीं आएगा। फिर भी हम मान लेते हैं, चलिए वो एक त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। और उसके बाद लेकिन 7 अक्टूबर एक फार्स है, ड्रामा, इज़राइल का ड्रामा कि हमास ने हमारे लोगों को मारा। हम इट वाज़ इज़राइल यही चीज़ दुनिया को बता दे, 7th अक्टूबर वाज़ अ मिलिट्री अटैक ऑन इज़राइल। और मिलिट्री अटैक जो होता है वो बिल्कुल फ़र्क होता है एक टेररिस्ट अटैक से। मिलिट्री अटैक था, हमास की फ़ौज जो कि इज़राइल के साथ एक जंग में लंबे समय से है, पूरी दुनिया जानती है। उसने अंदर घुस के इज़राइल को मारा, गाज़ा ब्रिगेड को पूरा लहू-लुहान कर दिया, खत्म कर दिया। और इज़राइल ने क्या किया? इज़राइल ने इस बदहवासी में कि किसी भी तरह अभी हमास को रोकें या पीछे करें, उसने अपने ही नागरिकों को मारा, अपने ही नागरिकों के ऊपर उसने टैंक चलवा दिए, बच्चों को मार दिया। बहुत सारी चीज़ें जो खुल के सामने अब आ रही हैं और इस तरह की बातें फैलाई कि हमास ने बच्चों का सर कलम कर दिया, महिलाओं के साथ रेप किया। लेकिन अब दुनिया इस बात को जान रही है कि बच्चों वाली बात तो वैसे भी इज़राइल ने डिनाई कर दी, आईडीएफ ने। रेप वाला एक नया नैरेटिव शुरू किया है कि हमास ने बहुत बड़े स्केल पे रेप किया 7 अक्टूबर को और उसके बाद अभी जो होस्टेजेस ले गया उनको भी रेप किया। जबकि होस्टेजेस जो महिला होस्टेजेस हैं, जिनको हमास ने छोड़ा जो कि 1 हफ्ते का ट्रूस हुआ था उसमें,
वो हमास के साथ हाथ मिला के मुस्कुराते हुए वो लोग वहां से महिलाएं गई हैं। बच्चियां जो थी उन्होंने तहजीब सीखी हमास से, ये उनकी माओ ने कहा। अब आप ये बताइए कि अगर हमास महिलाओं को रेप कर रहा है तो फिर महिलाएं इतनी खुश क्यों हैं? और इजराइल पहुंच के भी इतनी खुश क्यों है? उन्होंने क्यों नहीं इजराइल पहुंच के कहा कि हम तो ऐसे ही, हमको जबरदस्ती कहा गया था कि हाथ हिलाओ। ये ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इतने बड़े बड़े अखबार, अपने को लिबरल कहने वाले और उनके लिए लिखने वाले, जैसे राना अयूब हमारे यहाँ इतनी बड़ी जो मानी जाती हैं एंटी एंटी बीजेपी फिगर, और जिन्होंने अमित शाह का रोल बताया, फिर उस लेकिन अंदर की रियलिटी कुछ और है, वो संजीव भट्ट को पता है। और राना अयूब जाके वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, आज उनकी हिम्मत नहीं है कि वो एक शब्द हमास के पक्ष में लिख सके। ये राना अयूब की सच्चाई है। यही सच्चाई जो है आप देखिएगा बरखा दत्त की हो गई है। यही सच्चाई जितने लोग पश्चिम पे डिपेंडेंट है, यही सच्चाई सिद्धार्थ वरदराजन की हो गई। यही सच्चाई जो है वो आशुतोष की हो गई, जो सतहिंदी.com चलाते। तो ये जो सारी पूरी टीम है, और बाकी लोगों का मैं क्या कहूँ, उनका तो अभिसार शर्मा है, पूर्ण प्रसून वाजपेयी हैं, इन लोगों का तो अपना कोई वैसे रहता नहीं है। ये लोग तो कहीं न कहीं कांग्रेस आईटी सेल से प्रभावित है। और एक और इसमें नाम है अशोक कुमार पांडे का, जो मेरे ही खबरों को उन्होंने इस तरह से करके हमेशा, जैसे वो खबर मैंने फ्लैश की थी कि 24 की जो 12 से 20,000 लोग इजरायली सेना में विकलांग हो सकते हैं, और उसके बाद और भी बहुत सारी खबरें अंग निकालने वाली हमने की, तो उसमें जो 20,000 विकलांग वाली थी, उसको अशोक कुमार पांडे ने बिना मुझको क्रेडिट दिए अपना एक उन्होंने उस पे एक वक्तव्य दिया। और इस तरह के वक्तव्यों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में आप या तो यमन, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान, इनके साथ हैं या आप इनके खिलाफ हैं। और अगर आप इनके खिलाफ हैं तो आप अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। बीच की स्थिति कोई नहीं। बीच की स्थिति है ही नहीं कि हम फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं लेकिन हमास के साथ नहीं। अरे क्यों ये ड्रामा बंद कर दो। इस ड्रामे को लोग समझ रहे हैं कि हम फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं, हमास के साथ नहीं। अरे पूरी लड़ाई यही है। हमास अगर आज हट जाए तो फिलिस्तीनी जनता को कुत्ते की मौत मारेंगे ये लोग। तब ये सारे उदारवादी अशोक कुमार पांडे से लेकर राना अयूब कहाँ जाएंगे? कि कहीं इनको इनको मुझ पाने की जगह नहीं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि हमास के महत्व को समझिए। हमास 1857 की जो क्रांति की सेना है वो है। हमास, चलिए मान लेते 1947 में जो सुभाष चंद्र बोस की आईने बनी थी वो है, वो हमास है। आजादी की जो लड़ाई होती है उसमें जो सबसे अग्रगणी सेना होती है या आंदोलन होता है, ये भी आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ने आंदोलन किया, हालांकि उसका तरीका दूसरा था, लेकिन आज फिलिस्तीन के बदले हुए संदर्भ में फिलिस्तीन की कांग्रेस हमास ही है। हमास ही फिलिस्तीन की कांग्रेस है, वो कांग्रेस जो आजादी के लिए लड़ी थी। मैं आज की बात नहीं कर रहा। तो हमास तो, आप अगर हमास को नहीं मानते, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी तो चलिए खुल के इजराइल के साथ है, हालांकि सरकार हमारी फिलिस्तीन के साथ है। बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि हम इजराइल के साथ हैं। इस सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जो उदारवादी पार्टियां हैं बहुत सारी, कांग्रेस भी है उसमें, और भी हैं उसमें, लेफ्ट भी है, ये लोग ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं हमास के विरोध में। सब लोग एक वेस्टर्न नैरेटिव में फंसे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक हुआ है कि यार उसने कह दिया कि हमास ने रेप किया है। आप ये बताइए, अपना थोड़ा लोगों का विवेक जिंदा है कि मर गया? मतलब संत तुलसीदास ने इतना कहा है, विवेक पे जोर दिया है कि जब विपत्ति भी आए तब भी विवेक सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वो आदमी को बचा लेता है बड़ी से बड़ी विपत्ति से। और लोगों का विवेक इस समय आप देखिए तो मर गया है या उसको बेच दिया है। कहीं न कहीं उसको बेचा गया। क्योंकि कोई इस चीज़ को नहीं देख रहा है कि हमास जो एक जिसने हमला किया, ठीक? 1968 में वियतनाम ने टेट ऑफेंसिव किया था। उस समय किसी ने नहीं कहा कि वियतनामीज़ ने रेप किया है। अरे! जो फ़ौज अंदर जाके
मार के वापस आ रही है, उसके पास ये सब करने का टाइम नहीं है। इन लोगों ने नई एक लाइन शुरू की कि हमास यूज्ड रेप एज़ अ वेपन ऑफ वॉर। अरे वेपन ऑफ वॉर, रेप का जो इस्तेमाल होता है वो यूगोस्लाविया की मिलिशियाज ने किया था। उसके बाद बहुत सारी जो और भी आर्मीज हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस तरह के एलिगेशन सब पे लगे थे, जर्मनी पे लगे थे, इवन अमेरिका और रशिया पे लगे थे। उन्होंने जब जर्मनी को हराया और जब बर्लिन में घुसे तो उन्होंने मास रेप्स किए। ये हर फौज पे ये आरोप लगते हैं। लेकिन वो आरोप कब लगते हैं? जब फौज लड़ रही होती है तब नहीं। वो आरोप तब लगते हैं जब फौज जीत जाती है। जैसे जब जर्मनी बहुत सारे इलाकों में जीत गई यूरोप के, जब हिटलर का जो सितारा बुलंद था, तो जर्मन सोल्जर्स ने एट्रोसिटीज की, बहुत भयंकर एट्रोसिटीज की, मतलब जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली। उधर जब अमेरिका और सोवियत रूस और यूरोपियन फोर्सेस उन्होंने पलटवार करके जब जर्मनी को हराया, तो वहां भी इस तरह की अब्यूजेस सामने आई। हमास तो कोई लड़ाई जीता थोड़ा ना, वहां तो उसने हमला किया, हमला करके गाजा ब्रिगेड को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, और वो हमला करके वापस लौट आया। उसकी स्ट्रेटेजी थी कि हम अगर जब वापस लौटेंगे तो इजरायली फौज हमारे पीछे आएगी और उसको हम गाजा में फंसा देंगे, और वही हो रहा है। इजरायली फौज आई, गाजा का ग्राउंड इन्वेजन किया गया, ये कहा गया कि हमास को एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, लेकिन आज 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और रोज वीडियोज आ रहे हैं कि इजरायली सोल्जर्स, क्या मैं कहूँ, कुत्ते की तरह मारे। तो देखियो, इस तरह के शब्द मैं क्यों ना यूज करूं? जब आप इस कदर की एक जलालत भरी एक उसमें सारे उदारवादी, मैंने जिन सबका नाम भी लिया है खुल के, सबका नाम लिया मैंने, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग थोड़ा पसंद भी करते हैं क्योंकि वो भाजपा विरोधी हैं। लेकिन भाजपा विरोधी होना तो बहुत आसान है। भाजपा विरोधी आज के दौर में ये सब ड्रामा है कि हम भाजपा, हमको नौकरी से निकाल दिया, हमने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, सबको पैसा मिलता है। पैसे के मामले में जो भी एंटी बीजेपी जो सो कॉल्ड फोर्सेस हैं, जो लिबरल्स हैं, उदारवादी टाइप हैं, जो अंदर से उनके अंदर मुसलमानों के प्रति भी थोड़ा द्वेष है, लेकिन दिखाते नहीं है, हमास के प्रति तो पूरी तरह से है। तो वो मतलब आप सोचिए कि आशुतोष जैसे लोग वो ये भी कह सकते हैं कि और ये कह चुके हैं कि हम सशस्त्र संघर्ष में विश्वास नहीं रखते। तो हमास तो सशस्त्र संघर्ष कर रहा है, तो उसको तुम क्यों उसकी तारीफ करोगे या कभी भी उसकी बात करोगे? लेकिन हमास केवल एक कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वो स्वतंत्रता सेनानी है। अगर हमास आज इक्वेशन से हट गया तो फिलिस्तीनियों को, चाहे अगर मान लिया जाए कि गाजा से इजराइल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा या नहीं, उसको अमेरिका नहीं करने देगा, फिर भी जो तेल, जो नेचुरल रिसोर्सेज गाजा की हैं, उसमें सारा लूट पूरी सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका कर जाएंगे। और फिलिस्तीन के लोगों को, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गद्दार जो महमूद अब्बास के, उसको 10% कमीशन मिलेगा। आज हमास है तो हमास 90% फिलिस्तीनियों को देगा, 10% उन लोगों को देगा। वो एक राष्ट्रवादी ताकत। तो इसलिए अगर आप हमास के खिलाफ हैं तो आप इसराइल के साथ हैं, ये बिल्कुल साफ है। और ये आशुतोष जैसे लोगों को और तमाम जो अन्य मैंने नाम लिए, उनको ये समझ लेना चाहिए। और ये लाइन नहीं चलेगी कि हम फिलिस्तीनियों, मतलब फिलिस्तीनी तो सब जनता जो झेल रही है हम उसके साथ हैं। और हमास भी, अशोक कुमार पांडे ने भी कुछ एक बोल दिया था कि हमास जो है वो देखिए कुछ कुछ जगह हार भी रहा होगा, कुछ हम नहीं जानते। तो इज़राइल के वर्ज़न को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब, सीधी बात। तो ये देखिए, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं जो नाम ले रहा हूँ, ये भी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। बात ये है मजबूरी कि ये जब एक व्यक्ति, जो ये सारे हैं, ये एक उदारवादी ट्रेंड, प्रवृत्ति दिखाते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं लेकिन आधा सच बोलते हैं, आधा सच। और आधा सच बोलना अपराध है। देखिए, मेरी नज़र में आधा सच बोलना अपराध है, पूरी दुनिया की नज़र में अपराध है, क्योंकि इंसाफ की जहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ आप अगर आधा सच बोलेंगे, तो फिर आप जो ज़ालिम है उसके साथ। ये देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पूरा एक मैसेज है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि जो आज के अपडेट्स हैं, आज जो पूरी सिचुएशन है, 10 जनवरी है आज, और
कुछ ही दिनों में 100 दिन पूरे हो जाएंगे इस लड़ाई के। और इसमें जो देखिए सबसे जो बड़ी बात हो रही है कि आज ही हमास ने कम से कम 10 से 15 इजरायली सैनिक मारे आज 10 तारीख को। अभी कल और 8 और 9 को जो हुआ था वो तो इजराइल ने माना, उसमें भी इजराइल ने 9 मौतें स्वीकारी, हालांकि उससे ज्यादा मौतें हुई। एक जो सीरियल फौदा आता है उसके उसके एक एक्टर को भी वहां पर इंजर्ड हुआ। एक एक्टर फौदा सीरीज आती है ना, जो इजराइल की सीरीज है, जिसमें इसी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को दिखा के बड़ी मतलब हिट सीरीज है। लेकिन उसका जो एक्टर है वो इजरायली फौज में लड़ने गया था, उनको एंटरटेन करने गया था, कुछ डांस कर रहा था, ये कर रहा था, तो उसी समय हमास ने मिसाइल मारी, तो उसमें कई इजरायली सैनिक मर गए और वो खुद घायल हो गया, अभी शायद खतरे से बाहर। तो ये सब जो गाजा में हो रहा है और गाजा के इर्द गिर्द जो घेरेबंदी हो रही है, हिजबुल्लाह ने माउंट मेरोन पे इजराइल के मिलिट्री बेस को इतने बुरी तरह मारा, नॉर्दर्न कमांड का सेंटर, कि इजरायली मीडिया को कहना पड़ रहा है कि हिजबुल्लाह का अपर हैंड हो गया है। उधर गाजा में हमास का अपर हैंड हो गया, उधर वेस्ट बैंक में जनता लगातार विद्रोह कर रही है, सशस्त्र संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। वो वेस्ट बैंक जहां केवल अभी तक जन आंदोलन हुए थे, सशस्त्र संघर्ष उस तरह से नहीं हुए। और इधर जो है ईरान एग्रेसिव हो गया है, उसने अपने युद्धपोत लाल सागर की तरफ भेज दिए हैं, कुछ खबर है कि पहुंच भी गए हैं। और फिर जिससे हमने बात शुरू की थी कि यमन ने अमेरिकन वॉरशिप पे सीधे हमला कर, तो ये तो आप देखिए पूरी एक फिर से वही बात साबित हो रही है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है दुनिया में, एक नई ताकत 7 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुई। अभी तक अमेरिका की खिलाफत कम्युनिस्ट ताकतें करती थी, सोवियत रूस, चाइना, ये सब एक अमेरिका की दादागिरी को रोके हुई थी। लेकिन सोवियत यूनियन के ढह जाने के बाद अमेरिका का एक छत्र राज हो गया और 1990 से लेके 2023 7 अक्टूबर तक समझ लीजिए अमेरिका का एक छत्र राज था। इजराइल अमेरिका का ही लठैत है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। तो इजराइल का भी राज था, लेकिन 7 अक्टूबर ने सब कुछ बदल दिया। अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नाम की एक नई विश्व ताकत, विश्व स्तर पे एक नई ताकत पैदा हुई है, जिसका नाम है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें अभी यमन है, हमास है, फिलिस्तीन है, लेबनान है, और उसके साथ साथ इराक इराक है, सीरिया है, ईरान है।